So in last session, we have discussed few of the questions of polity, which are quite relevant for your coming UPPCS prelims examination. These questions are specifically designed for UPPCS purpose only. These are quite simple questions, but for the purpose of your revision, I am discussing these questions. तो काइंडली वॉच द वीडियो, इसको आप एक दो बार देखिए सवालों को, इनमें से सवाल आपको मिलेंगे, मोरलेस इसके आसपास सवाल आपको मिलेंगे. तो लास्ट क्लास में आई हैव डिस्कस ऑन 25 क्वेश्चंस. टुडे अगेन आई एम डिस्कस 25 क्वेश्चंस, और इसी तरीके से अराउंड 500 क्वेश्चंस अगर हम डिस्कस कर लेंगे पॉलिटी के, तो डेफिनेटली यू विल बेसिकली हैव एन एज इन द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी इन योर क्वेश्चन पेपर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. With reference to the Union Public Service Commission, consider the following statement. UPSC was constituted through the Government of India Act 1919. अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग इसका आंसर ये सही लगाएंगे. देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दैट वाज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश तो किया गया था. कहा गया था एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, और जो शायद 1922-23 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया. उसके बाद 1935 में इसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, और फाइनली बाद में इसी का नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस व्हेन वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा अगर हम स्ट्रिक्टली इस टर्म पे ध्यान देते हैं, यूपीएससी नाम तो नहीं था उसका, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा. लेकिन फॉर पीसीएस पर्पज इतना सोच नहीं पाएंगे वो, तो ठीक है, ऑप्शन ए सही है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल को है. तो हमको पता है देयर आर फ्यू बॉडीज, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है. दीज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, बट दे कैन रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट. इनको सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है. ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि इनको गवर्नर हटा सकता है. तो करेक्ट आंसर विल बी ए. निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत की संविधान सभा द्वारा किए गए थे? क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. वेरीफाइंग इंडियाज मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ, वेरी करेक्ट. एडॉप्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, अगेन वेरी करेक्ट. और काइंडली किस डेट पे अडॉप्ट किए गए नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, वो डेट भी आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. इलेक्शन ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी करेक्ट. तो मिस्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो वो भी संविधान सभा द्वारा ही चुने गए थे. तो करेक्ट आंसर विल बी डी. निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो देयर आर फ्यू बॉडीज लाइक यूपीएससी, ठीक है, प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करता है. नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, माइनॉरिटीज, ठीक है. तो जनरली सारी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इसमें एक एग्जेप्शन है, आप ध्यान रखेंगे. जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, प्रेसिडेंट को नहीं देता है. शायद उसी पे इन्होंने सवाल बनाया होगा. तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देगा. केंद्रीय सतर्कता आयोग डेफिनेटली अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है. तो इसका सही जवाब याद रखिएगा आप, ये सवाल, इसका सही जवाब होगा केवल 2, ओनली 2. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए. तो अगेन इस टाइप का सवाल कंटिन्यूसली पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कौन सा राज्य कब बना, कैसे बना, ठीक है, किस राज्य से टूट के बना. तो अगर हम इसको देखें तो सेपरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम मद्रास, तो याद करिए फजल अली कमीशन, ढेर सारी बातें हुई थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. ठीक है, तो आंध्र प्रदेश मद्रास से कब पृथक हुआ था? इट वाज बेसिकली 1 अक्टूबर 1953. 1 अक्टूबर 1953. हरियाणा और पंजाब पृथक हुए थे 1 नवंबर 1966. गुजरात का गठन, गुजरात कब बना था? तो गुजरात बना था अराउंड 1 मई 1960, 1 मई 1960. और सिक्किम को भारतीय संघ में श्रीमती गांधी ने शामिल किया था. दैट वाज बेसिकली 16 मई 1975. 16 मई 1975. तो इसके हिसाब से अगर हम देख लें तो सबसे पहले 1 है, उसके बाद 3rd है, देन 2nd है, एंड देन फाइनली 4 है. तो करेक्ट आंसर शुड बी सी. इसका सही जवाब होगा. और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. दे आर क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, आप इनको याद करिए.
संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी? तो जो मूल अधिकार समिति थी, डेफिनेटली इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी। अल्पसंख्यकों और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, ये भी सरदार पटेल द्वारा की गई थी। तो जो भी आपका शुरू का पार्ट है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कहां से लिया है, उसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, कई बार समिति के सदस्य भी पूछ लेते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन थे, इस टाइप के सवाल। राज्यों के लिए इस समिति मिस्टर नेहरू ने, ही वाज बेसिकली चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी, मिस्टर नेहरू। तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड है इसके चेयरमैन सरदार पटेल थे। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, क्योंकि हमको पता है संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को अथॉरिटी है, सत्ता प्राप्त है कि वो सामान्य बहुमत से किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्रफल, उसकी सीमा, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है, एक राज्य को दो राज्यों में तोड़ सकती है। तो अविनाशी राज्य नहीं है हमारे यहाँ, हमारे विनाशी राज्य है। पार्लियामेंट अपनी इच्छा से ऑन इट्स विल कैन बेसिकली डिस्ट्रॉय एनी स्टेट, ठीक है। तो इसका कारण होगा कि संविधान द्वारा किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं दी गई है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। राज्यों को किसी विदेशी राज्य को अध्यर्पित किया जा सकता है, गलत है। मूल संविधान के तहत राज्यों का 4 समूह में विभाजन, ये सही है, लेकिन इस कारण कोई स्टेटमेंट जस्टिफाई थोड़ी हो रहा है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट जस्टिफाइड। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। भारत के संविधान का अधिकांश भाग लिखित रूप में है। अब देखो, आप तो कहे पूरा भारत का संविधान ही लिखित रूप में है, लेकिन हम मानते हैं कि जो वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, दे हैव द सेम अथॉरिटी एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हालांकि वो भी लिखित ही हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट मोर और लेस सही लग रहा है कि भारत के संविधान का अधिकांश भाग लिखित रूप में है। इट इज कॉल्ड एन एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने अडॉप्ट तो की हैं, फंडामेंटल राइट कहीं और से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए हैं, प्रेम्बल कहीं और से लिया है, अमेंडमेंट का प्रोसेस कहीं और से लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए से लिया है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ जापान से लिया है, ठीक है। तो आपको सर अडॉप्टेड है, लेकिन क्यों हम अडॉप्टेड बोले हैं? बेसिकली वेरियस पोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर अडॉप्टेड, बट हाउएवर दे वर कलर्ड एज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया एज ए स्टेट, ठीक है। तो आप सही नहीं मानेंगे अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कम से कम हम तो नहीं कहेंगे। तो अधिकांश भाग लिखित रूप में, इट इज क्वाइट करेक्ट। ग्रहित संविधान कहा जाता है, गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। बेबल योजना के अनुसार, याद करिए बेबल प्लान, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। तो बेबल प्लान में कहीं ना कहीं बात की गई थी कि संविधान सभा बनाई जाएगी, लेकिन उसमें हिंदू और मुस्लिमों की संख्या समान होनी थी, बिल्कुल सही बात है। और बेबल का विचार ब्रिटिश सांप्रदायिक नीतियों के अनुरूप था, बिल्कुल सही बात है कि बेबल चाहते थे आपस में लड़ते रहें। तो हिंदू कभी मानेंगे नहीं, उनकी जनसंख्या ज्यादा है, वो मानेंगे नहीं कि जो मुस्लिम सदस्य हैं, ठीक है, कार्यकारी परिषद में उनकी सदस्य उनकी संख्या समान हो। मुस्लिम्स को जब एक बार दिखा दिया जाएगा कि आपकी संख्या समान हो सकती है, तो वो भी इस बात से पीछे नहीं हटेंगे। तो इट वाज बेसिकली पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, दैट इज कम्युनल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो स्पष्टीकरण सही है। द करेक्ट आंसर विल बी ए। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। मिस्टर आइवर जेनिंग्स का स्टेटमेंट है, आपको याद होना चाहिए। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर आइवर जेनिंग्स, और ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, आप याद कर लीजिए, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य सकारात्मक कार्यवाही करता है। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दैट इज द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या पॉजिटिव एक्शन, आप कह सकते हो पॉजिटिव एक्शन या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट सही है। और करता क्यों है? क्योंकि वंचित वर्गों के साथ हुए ऐतिहासिक जो अन्याय हुआ है, जो भी हमारे यहाँ डिप्राइव्ड सेक्शन है, उनके साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है, उसको दूर करने का प्रयास एक तरीके से रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन इज ए पॉजिटिव एक्शन, रिजर्वेशन इज ए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कुछ भी आप कह सकते हो। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और
ए का सही स्पष्टीकरण है। तो करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था सही सुमेलित है? तो देख क्या रहा, सर्वोच्च न्यायालय 124, निर्वाचन आयोग 324, वेरी राइट, संघ लोक सेवा आयोग 312, महाधिवक्ता 148। तो ऐसे सवाल लास्ट ईयर 2 पूछे गए थे। ठीक है, तो एटलीस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनसे संबंधित जो भी अनुच्छेद संविधान में है वो आपको याद होने चाहिए। अदरवाइज इस टाइप के सवालों में आपको 1-2 भी याद है तो आप इस टाइप के सवाल को टिक कर लोगे। आप एलिमिनेशन मेथड से टिक कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन, बिल्कुल सही बात है, के माध्यम से अनुच्छेद 21A के तहत सूचीबद्ध किया गया। बिल्कुल सही बात है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन नहीं था, बट राजीव गांधी गवर्नमेंट बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड द आर्टिकल 21 इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट। ठीक है, और उसमें लिखा है सभी बच्चों को, सभी बच्चों में जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, लेकिन सभी बच्चों में ऑब्वियसली वो बच्चे भी आ जाएंगे जो भारतीय हैं और वो बच्चे भी आ जाएंगे जो विदेशी हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। द करेक्ट आंसर विल बी सी। भारत के महान व्याधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चुनाव करिए। संसद का सदस्य होता है परंतु मंत्रिमंडल का नहीं होता है। तो संसद का भी सदस्य नहीं होता है। ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ही कैन सिट इन द पार्लियामेंट, ही कैन स्पीक इन द पार्लियामेंट, he can discuss in the parliament, but he cannot vote in the parliament because he is not the member of parliament। तो आप संसद में जाके बैठ रहे हो, बहस कर रहे हो, बोल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं आप वहां के सदस्य हो गए। तो मंत्रिमंडल के तो ऑब्वियसली आप मेंबर नहीं हो। ठीक है। द सेकेंड इज राज्य के अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अधिकार नहीं है, गलत है। आप भारत की राज्य सीमा में किसी भी न्यायालय में आपको सुनवाई का अधिकार है। आप जाके राइट टू सिट एंड राइट टू स्पीक, आप जाके बैठ सकते हो और आप वहां बात कर सकते हो। तो सत्य कथन, तो मुझे लग रहा है कोई भी इसमें सत्य कथन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, सत्य कथन कोई नहीं है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रपति किसको नहीं हटा सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण नहीं किया जाता है। तो बताइए भाई। ठीक है, इनमें से देखिए आप एक बार, इनमें से किसको, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण नहीं किया जाता है? तो जो महान व्याधि है, ठीक है, बेसिकली जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, तो डेफिनेटली ठीक है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है और राष्ट्रपति कभी भी जो है उनको हटा सकते हैं। भाई सरकार का वकील है, कभी भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो इन ही बेसिकली होल्ड पोस्ट एज द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी नहीं होल्ड करते हैं क्योंकि इनको हटाने के लिए क्या है, देयर इज ए पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए तरीका है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं उसी तरीके से इनको हटाया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, इनके लिए 2 कंडीशन है। ठीक है, कि अगर वह कोई पेड एम्प्लॉयमेंट पे चले जाते हैं, अगर कहीं कन्विक्ट हो जाते हैं, अगर इनकन्फर्मिटी ऑफ माइंड है, अगर दिवालिया हो जाएंगे तो राष्ट्रपति हटा देगा। लेकिन इन केस ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी जांच भेजी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के बाद ही प्रेसिडेंट इनको हटा सकता है। तो सिमिलरली इसका आंसर नहीं किया जाता तो 2nd, 3rd और 4th हो जाएगा, 2nd, 3rd एंड 4th। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक प्रणाली का लाभ नहीं माना जाता है? इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये तो मुझे गलत लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होगा तो डिसीजन मेकिंग अच्छा हो। ठीक है, मतभेदों से निपटने और संघर्ष, इट हेल्प्स इन रिजर्विंग डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, वेरी करेक्ट। इन नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है, इट इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, ये भी करेक्ट है। इट इनवेरिएबली लीड्स टू ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द मेजॉरिटी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हालांकि कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी रूल होता है, बट दैट रूल टर्न्स आउट टू बी इन ऑटोक्रेटिक मैनर। ये कैसे जरूरी थोड़ी भारत में कोई, ठीक है हमारे डेमोक्रेसी है, मेजॉरिटी रूल है, लेकिन ऑटोक्रेसी थोड़ी है। ठीक है,
तो डी मुझे लग रहा है गलत होना चाहिए, इसका लाभ नहीं है। अगर मान लो कन्वर्ट होता भी ऑटोक्रेसी में, तो इट्स वन ऑफ द डिसएडवांटेज दैट इज एसोसिएटेड विद डेमोक्रेसी, इट इज नॉट द बेसिकली एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करिए। कैग को हटाने का आधार साबित कवाचा, दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर, असमर्थता, इनकैपेसिटी है, सही बात है। कैग सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो है कैग 148 से 151 तक है और दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। और कैग को हटाने का तरीका वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका है, तो वहां भी वही है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, यहां भी वही है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। यदि किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी के तरीके आधार कानूनी तरीके पर वैध नहीं है तो उसको रिहा करने के लिए न्यायालय, तो नाम से क्लियर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे आपको मैं जबरदस्ती पुलिस आपको पकड़ के ले गई है अवैध तरीके से, और जो आर्टिकल 20 में आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आर्टिकल 22 में आपको जो प्रोटेक्शन मिले हुए हैं वो प्रोटेक्शन आपको नहीं दे रही है, तो डेफिनेटली अब हैवियस कॉर्पस की रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। इन केस ऑफ यू हैव मूव्ड टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। मूल ढांचे का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी शक्ति को सीमित करता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करता है, ठीक है। ये संसद संविधान क्या है? मूल ढांचे का सिद्धांत कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, फंडामेंटल राइट में कर सकती है, प्रेम्बल में कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो संसद की शक्ति को सीमित करता है और यही लड़ाई थी श्रीमती गांधी और जुडिशरी के बीच में। वित्त आयोग के संदर्भ में एक कौन सा कथन सत्य है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक अर्ध न्यायिक, बिल्कुल सही बात है, क्वासी जुडिशियल है, संवैधानिक है, आर्टिकल 280। आयोग का अध्यक्ष अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसके सदस्य पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होते हैं, तो इसके सदस्य पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होते हैं, ये गलत है। सेकेंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, क्योंकि अध्यक्ष के रूप में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो इसका आंसर, क्योंकि असत्य पूछा है तो सेकेंड और थर्ड असत्य हो जाते हैं। फर्स्ट तो सत्य है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है, तो सत्य है। अब वैसे ही सवाल आसान हो गया क्योंकि एक आपने तीनों में दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन जो आपका बच रहा है वो बी ही बच रहा है। निम्नलिखित में कौन से मूल अधिकारों के स्वतंत्रता के अधिकार का भाग है? ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 19 की बात की जा रही है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, बिल्कुल सही बात है। 19(1)G, राइट टू ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री, तो जो बेसिकली देश के अंदर घूमने का अधिकार है वो तो 19 में है, लेकिन आउटसाइड द कंट्री जाने का जो अधिकार है, मेनका गांधी केस याद करिए, ये आपके जीवन के अधिकार में शामिल है, जीवन के अधिकार में शामिल है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी अलग से दिया हुआ है, 21A, 21 आर्टिकल 19, तो 20 में इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। ये ठीक ठाक सवाल है, इसको देखिए आप, ठीक है। मूल अधिकारों के स्वतंत्रता के अधिकार का भाग है, ठीक है, मूल अधिकारों के स्वतंत्रता के अधिकार का भाग है। क्वेश्चन 20 देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसका आंसर ए होगा। संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, बिल्कुल सही बात है, 19(1)F। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को 301 के तहत सूचीबद्ध किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। नहीं भाई, संविधान द्वारा तो मान्यता प्राप्त है, आप खुद ही कह रहे हो कि 300A में लिखा हुआ है। तो इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, हाउएवर इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा केवल 1 और 2, 1 और 2 सही हैं। एशियाई विकास बैंक, अब 2-3 करंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एशियाई विकास बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य में
25 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए 25 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। तो करंट का है, पेपर में रहता है, ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास, बेसिकली इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस around 40 to 50 questions again, or by this series we will discuss around 500 questions of polity. Definitely we will get maximum questions from this series only. तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, छोटी छोटी चीजों को लिखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।